हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर है, काइनेमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उस मॉड्यूल का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने टाइप देखा था, कौन सा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में भी हम किस लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए, है ना, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो केवल और केवल वो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, उनके अलोंग हम 3 यूनिट वेक्टर हमने बाय डिफॉल्ट सेट करके रखे हैं। कौन कौन से, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और यदि नेगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं तो वही आई जे के नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी। और हमने मैग्नीट्यूड देखा था कि यदि किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का सीधा सीधा मतलब होता है कि ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी है। यदि आप एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे ओरिजिन से उस पॉइंट तक, तो आपको उसके मैग्नीट्यूड के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। सीधा सीधा उसका मीनिंग था। तो अभी इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, सिंपली हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं, एक स्केलर्स होते हैं और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर्स। तीसरी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, टेंसर जो होती है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है आपको। जब जहां पर वो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वहां पर आपको बता दिया जाएगा। टेंसर बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है लेकिन वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो वो लिखवा दिया जाएगा। तो स्केलर्स वेक्टर देखा जाए तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। यदि हम 2 स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना चाहें, जैसे 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम या फिर 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम को हम कर सकते हैं 5 किलोग्राम। हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं 5 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम घटा दिया तो कितना बचेगा, 4 किलोग्राम बचेगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन बिल्कुल सीधा सीधा रहता है स्केलर्स में, लेकिन वेक्टर्स में थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। हम डायरेक्ट 2-3 को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 और 3 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख ही नहीं सकते। हमको उसके साथ क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। एक डायरेक्शन यहां पर रिक्वायर्ड होती है। जैसे कोई वेक्टर आपने लिखा, ए वेक्टर जो है वो है 3 आई कैप, 3 उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपने लिखा बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए हम के कैप लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम चाहते हैं इन दोनों को जोड़ना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो 3 आई कैप प्लस 5 के कैप को आप नहीं लिख सकते हो क्या, 8 आई कैप प्लस के कैप, गलत हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो वेक्टर्स को। ठीक है, तो वेक्टर एडिशंस के कुछ रूल्स होते हैं, वही आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन। डायरेक्ट ऐसे इस तरह से अलजेब्रा नहीं लगाना है आपको, है ना। जब कोई स्केलर क्वांटिटी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। 2 तरह के रूल होते हैं, 2 तरह की एडिशन यदि हम वेक्टर का कर रहे हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 मेथड्स होती हैं पहले अपने पास। पहली होती है ग्राफिकल मेथड, राइटिंग थोड़ी सही नहीं है मेरी, है ना, बचपन से ही मास्टर बहुत मारता था पहले। खैर अभी भी राइटिंग अच्छी नहीं रहती है तो उसको एक ऐसा समझा जाता है कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं मानता हूं राइटिंग एक जरिया है नॉलेज ट्रांसफर करने का। सुंदर राइटिंग होगी तो अच्छी अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं है, लेकिन खराब राइटिंग से किसी को जज करना अच्छी बात नहीं है। बात समझना है ना। तो ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड होती है एक वेक्टर एडिशन की। दूसरी जो मेथड होती है वो होती है एनालिटिकल मेथड। तो हम दोनों मेथड को यहां पर
डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में दो चीजें आती हैं। तो सबसे पहली जो है यहां पर वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने कई बार सुना होगा इसका नाम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ये? If two vectors acting on a particle are represented in magnitude and direction by two sides of triangle in same order। बात को समझना, यदि किसी पार्टिकल पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो, दो वेक्टर फोर्स हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, उनको यदि हम ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, कंडीशन क्या है? उनको सेम ऑर्डर में रखना है ना, इन सेम ऑर्डर। देखो सेम ऑर्डर लिखा है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। मतलब कि यहां पर आपके पास एक पॉइंट है, उस पर आपको एक यहां पर वेक्टर एक्ट कर रहा है, ए वेक्टर, और या फिर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, एक पॉइंट है, इस पर ए वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है और बी वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है। बात समझ में आई? देन देयर रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट यहां पर लिखता हूं, रिजल्टेंट जो होगा वो होता है कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट कैसे सर समझ नहीं आया? एक मास के पार्टिकल पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो नेट फोर्स हम क्या बोलेंगे? इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 आई कैप प्लस 5 आई कैप। 10 एक्स एक्सिस में, 5 भी एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो इनका ये रिजल्टेंट हो गया। समझ में आया? मतलब कि बहुत सारे वेक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसको हम उसका रिजल्टेंट बोलते हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहां पर लिखा है द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स। ट्राइंगल की तीसरी साइड जो बनेगी वो इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और इनके ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में उसको रखना है। कैसे समझने? समझिए यहां पर बात को। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, सिस्टमैटिक वे में हम चीजों को देखते हैं। एक वेक्टर था ए वेक्टर, इधर था, दूसरा वेक्टर था बी वेक्टर, इधर एक्ट कर रहा था पार्टिकल पर। आपको क्या करना है? इन दोनों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट करना। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो ए को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही रहने दिया, अरे थोड़ा टेढ़ा बन गया। ए को मैंने सेम ऐसे के ऐसे बना दी, ए वेक्टर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इसका ये टेल, हेड, फिर टेल, फिर हेड। मतलब कि एरो जो है वो प्रोग्रेसिव एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, उल्टा नहीं भागना चाहिए। या तो हेड से टेल मिलना चाहिए, ठीक है, हेड से हेड नहीं मिलना चाहिए। तो ए के बाद क्या आएगा? बी। बी देखो इस तरह से जा रहा है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे यहां पर, समझना, इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, बी को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे यहां पर, या पर यहां शिफ्ट कर दो। तो पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर बदलता नहीं, हमने देखा था वेक्टर की प्रॉपर्टी। तो बी को यहां पर बना दिया हमने। बताओ कुछ चेंज किया क्या पैरेलली से? ना तो उसकी मैंने डायरेक्शन बदली, इधर ही जा रहा था इधर ही जा रहा है, और उसकी वेक्टर की एरो की लेंथ भी उतनी है, तो वेक्टर तो बदला नहीं। दो साइड जो है ट्रायंगल की हमने बना दी, तो तीसरी साइड यदि रिवर्स ऑर्डर में बनाएंगे तो वो इनका रिजल्टेंट बताएगी। रिवर्स ऑर्डर देखो, अपोजिट ऑर्डर में तीसरी साइड को बनाना है, मतलब कि यहां से हेड निकलेगा और यहां टेल जाएगी, एक की टेल से टेल और बी के हेड से हेड। ये इनके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आई बात? ये देखो अपोजिट ऑर्डर कायदे में क्या होना चाहिए? ए इधर जा रहा है, फिर बी इधर गया, फिर आर इधर आना है, मतलब इसका एरो इधर बनना चाहिए था ऑर्डर में यदि चलते, लेकिन ऑर्डर में नहीं चलना, अपने को रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में देना है। ठीक, तो ये जो है आर वेक्टर, आर जो है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड
बी वेक्टर। क्लियर है ना बात? बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सीधा सीधा है। अब ऑर्डर आप दूसरे तरीके से भी सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं इस तरह से ही रहे। जैसे कि आप, अब फिर से बना रहा हूं, ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर यहां पर बना था ना, बी वेक्टर ऐसा था ना स्टार्टिंग में, ये पार्टिकल था यहां पर। तो आप ऑर्डर दूसरे तरीके से भी सेट कर सकते हो। मान लो ए वेक्टर आपने यहां पर बनाया, ए वेक्टर, आप बी वेक्टर को यहां भी बना सकते हो। इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो बी वेक्टर आ गया। अब अपोजिट ऑर्डर में तीसरा वेक्टर लगा दो। ये लाइन ड्रॉ की हमने, कायदे में कैसा चलना चाहिए, ऐसा चल रहा है साइकिल, लेकिन जो रिजल्टेंट है उल्टा चलेगा, तो रिजल्टेंट का हेड इधर बना दो, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब कि जो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनको ऑर्डर में लेना है, और तीसरा जो है वो रिवर्स ऑर्डर में ले लो। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। है एक्चुअल में ये क्या, ट्रायंगल लॉ का ही अपडेटेड मॉडल। मैं बताऊंगा कैसे। ये क्या होता है पैरेललोग्राम? इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से यदि हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बात और ध्यान रखना, टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर में चलना है, जैसे ट्रायंगल लॉ में ले लेते हैं ना, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सबको नहीं पता है। अच्छा, ये कलर कैसा हो गया, इस तरह का रहता है पैरेललोग्राम। ठीक है, सबको पता है, मजाक कर रहा था। इसका डायगोनल कैसा जाएगा, ये डायगोनल रहता है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या बोल रहा है कि मान लो किसी पार्टिकल पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, या फिर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। ठीक है, अब यदि मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, ठीक है, अगेन यहां पर एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं मैं, कलर कहां गया इसका, ठीक है, हाँ चलो लाइन थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। चलो, तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। तो ये बोल रहा है सवाल कि यदि हम दो साइड को रिप्रेजेंट करें एक वेक्टर ए वेक्टर से, अगर लेंथ इसकी इतनी इतनी रखनी, थोड़ा सा लंबा हो गया ये साइड इसकी, लेकिन समझिए ना, ए वेक्टर को मैंने यहां रख दिया, और अच्छा ये इस तरफ है, सॉरी उल्टा बन गया। एक काम करते हैं, मैं इसका यूज नहीं करता हूं, मैं आज से ही बनाता हूं डायग्राम, वो ज्यादा सही रहेगा। तो ए वेक्टर हमने ये बनाया, ये एक साइड है पैरेललोग्राम की, और बी वेक्टर मैंने ये बनाया है, ये पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है। पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो, ये कुछ इस तरह से अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो इनका जो इसका डायगोनल जो है, यानी कि ये ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये डायगोनल जो है ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर ऑर्डर में नहीं लेना है कुछ, जैसे ट्रायंगल में ले रहे थे ना ऑर्डर में, इसमें ऑर्डर में नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर आर वेक्टर जो है वो है क्या, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे क्या, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? तो ये दूसरी मेथड हो गई। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि बी वेक्टर को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, इस साइड पे ले आओ, तो ये एक ट्रायंगल ही बन जाएगा ना। यहां पर मैं एक अलग कलर से बनाता हूं, सपोज मैं इसको
येलो कलर देता हूं, ठीक है। बी वेक्टर को क्या मैं शिफ्ट कर सकता हूं यहां पर? बिल्कुल शिफ्ट कर सकता हूं। बताओ, ठीक है ना, बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया तो ये ट्रायंगल लॉ बन गया। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर और उल्टा आर वेक्टर, देखो तो ये ट्रायंगल लॉ का ही अपडेटेड है क्या, पैरेललोग्राम। कैसे भी देख लो, बात एक ही है, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होते। तो ये जो है ये मेथड है, दो ग्राफिकल मेथड हैं। अब तीसरी मेथड जो पढ़ने वाले हैं वो है एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तीसरी मेथड जो होगी वो एनालिटिकल मेथड यहां पर देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं दो वेक्टर अपने पास हैं, मैं यहां पर डायग्राम में बनाता हूं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, ठीक है। बढ़िया लग रहा डायग्राम। तो ये मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं, दो वेक्टर का नाम देता हूं। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। आप ए और बी को पी क्यू भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पी क्यू भी लिखा होता है ना। तो यदि मैं इसको कंप्लीट, हमको क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट। अब एक बात समझना, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, पहली बात तो इनके बीच में ही आएगा। ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो यही देखेगा अपने को, इसका और इसका जो कंबाइन इफेक्ट है इनके बीच में ही तो आएगा, और कहीं तो नहीं जाएगा, है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना देता हूं। कंप्लीट पैरेललोग्राम यदि मैं यहां पर बनाता हूं तो ये किस तरह से देखेगा अपने को, इस तरह से, या फिर हाँ, और इसका जो रिजल्टेंट है, अब देखो पैरेललोग्राम जो लॉ है वो अपने को ये नहीं बताता है कि वो वैल्यू कितनी होगी। यदि ए और बी के बीच का कुछ एंगल है सपोज, तो हम आर की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, लेकिन एनालिटिकल मेथड से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है अपने को, आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड थीटा के टर्म्स में आर की वैल्यू क्या आएगी, ये हमको एनालिटिकल मेथड बताएगी कि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये आर वेक्टर अपने पास है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट मान लेते हैं ए से जो है अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं ए वेक्टर की लाइन को, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो चल जाएगा क्या। कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी नाम देते हैं, इस पॉइंट को क्यू नाम देते हैं, इसको पॉइंट को आर नाम देते हैं, ठीक है। और इसको एम नाम दे देते हैं और इसको एन नाम देंगे, चलेगा। बताओ कुछ नया मैंने किया नहीं है, कुछ नया किया है क्या मैंने यहां पर, नहीं किया। तो यहां पर हम यदि देखें, यदि हम ट्रायंगल देखें, कौन सा ट्रायंगल, पी एन, देखो पी एन और आर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पी एन आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ पी एन आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पी एन का जो स्क्वायर होगा वो कितना मिलेगा मुझे, पी आर का स्क्वायर और उधर से एन आर का स्क्वायर, यही मिलेगा, बताओ। और पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, चलो पी एन को बाद में लिखेंगे, पी एन को पी एन ही रहने देते हैं, पी एन का स्क्वायर जो है पी एन ही रहने देते हैं। पी आर को मैं पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकता हूं, बताओ। पी आर को मैं पी क्यू प्लस पी आर लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और एन आर की जगह मैं एन आर ही रहने देता हूं, ठीक है। अब एक बात समझना, पी क्यू जो है, पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर की लेंथ को, मतलब ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हम ए लिख सकते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम बी लिख सकते हैं, और आर जो रिजल्टेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, उसको हम आर लिख सकते हैं। तो पी एन रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो रिजल्टेंट की लेंथ है, तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर इसको कर दो। पी क्यू जो है
पी क्यू जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आर अपने को चाहिए और एन आर चाहिए। ठीक है, पी आर ये अपने को क्या क्या चाहिए, पी क्यू, सॉरी यहां पर क्यू आर आएगा, ये है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, क्यू आर, क्यू आर, ये प्लस ये क्यू आर था ना। तो इस ट्रायंगल की यदि बात करें, कौन सा ट्रायंगल, एन क्यू आर ट्रायंगल यदि मैं बनाऊं, क्या, एन क्यू आर, इस तरह से अपने को दिखाई दे रहा है, ये एन, ये क्यू, ये आर। ठीक है, अब यहां पर अपने को कैसे डेटा मिलेगा, देखो ये जो पीएम है, पीएम बी, बी का मैग्नीट्यूड है, बी को यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं क्या, पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा, मतलब कि जो क्यू एन जो साइड है, क्यू एन जो साइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्यू एन रिप्रेजेंट कर रही है बी के मैग्नीट्यूड को, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं क्या, क्यू एन को बी बोल सकता हूं। ठीक है, मैंने डायग्राम इसको एक्चुअली बी को, ये ऐसा बनेगा डायग्राम, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, ये क्यू, ये एन और ये पी, यही है ना, नहीं आर है ये, सॉरी। तो क्यू एन जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, मतलब कि बी, और ये वाला एंगल थीटा था, ये ए है और ये बी है ना, देखो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये थीटा है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा। ओके, अब यहां से अपने को बहुत सारी चीज मिल जाएंगी, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि मैं कॉस थीटा लगाऊं, यहां पर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी है, तो क्यू आर की वैल्यू मिल गई अपने को क्या, बी कॉस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा लगाऊं तो लेंथ अपॉन या फिर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो यहां पर अपने को जो एन आर मिलेगा, एन आर की जो वैल्यू मिलेगी ये वाली, वो मिलेगी बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे लिखें कि आर स्क्वायर बराबर, अलग कलर से लिखता हूं, आर स्क्वायर जो आ जाएगा अपने पास, देखो यहां से ए प्लस क्यू आर, ए प्लस, अच्छा ए प्लस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू है बी कॉस थीटा, इसको स्क्वायर कर देंगे, और प्लस क्या है, एन आर, एन आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एन आर की जगह लिखेंगे बी साइन थीटा, एन आर की जगह बी साइन थीटा। थोड़ा सा और इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये जो चीजें हैं जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको चीजें समझनी होंगी कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ये आपने समझ लिया तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको इससे हेल्प मिलेगी, कैसे एंगल्स को सॉल्व करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। इसलिए डेरिवेशन का सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता है कि उसका रिजल्ट याद कर लो, उसमें ये भी समझ में आना चाहिए चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो ये बहुत सारी हेल्प आपकी करेगा, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो आर स्क्वायर बराबर, अच्छा ये ब्रैकेट यदि हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लगा दिया मैंने। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो इन दोनों में से यदि मैं बी स्क्वायर कॉमन लूं, ए स्क्वायर तो पहले यहां पर है ही, इन दोनों में बी स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर कितना बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और प्लस 2ab कॉस थीटा पहले से ही यहां पर है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से आर स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी अपने को वो मिलेगी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आर का स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट रख जाएगा, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा अपने को वो क्या मिलेगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का जिनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, दो वेक्टर्स
जिनके बीच का एंगल थीटा है उनका रिजल्टेंट यहां पर लिखा जाता है। थीटा यहां पर क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आर वेक्टर क्या है, यहां पर आर वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आर जो है वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बात समझ में आई। एक और चीज कि जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट आ रहा है ये आर, ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना, मतलब कि अल्फा, तो अल्फा निकाल सकते हैं क्या, बताओ। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल देखो आप, पी एन आर, पी एन आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो यहां पर ट्रायंगल पी एन आर, पी एन आर में आप देखोगे टेन अल्फा क्या आ जाएगा, हाइट अपॉन बेस, टेन अल्फा बराबर हाइट क्या है एन आर, और बेस क्या है पी आर, एन आर बाय पी आर, तो टेन अल्फा जो हो जाएगा एन आर बाय पी आर, और एन आर पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, बताओ लिख सकते हैं क्या। तो पी आर है उसको हम लिख दिया पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू ए है और क्यू आर की वैल्यू अपने को पता है, देखो क्यू आर की वैल्यू अभी निकाली थी ना हमने, क्यू आर की बी कॉस थीटा, और एन आर की है बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा, यहां पर लिखता हूं टेन अल्फा बराबर, एन आर की वैल्यू देखो, एन आर की वैल्यू अपने पास कितनी है बी साइन थीटा, पी क्यू की वैल्यू है ए का मैग्नीट्यूड है ना पी क्यू, और क्यू आर है बी कॉस थीटा, तो यहां से अल्फा जो आएगा वो आएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। ठीक है, ध्यान रखना ए वेक्टर के साथ बनाया हुआ एंगल है ना, यहां पर लिखेंगे एंगल मेड बाय रिजल्टेंट आर वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है ये यहां पर। ठीक है, बी वेक्टर के साथ यदि पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इसको 90 से माइनस कर देंगे क्योंकि बी वेक्टर ऊपर है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं बताऊं, ये वाला यदि आपसे एंगल पूछ लिया जाए ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 90 माइनस अल्फा नहीं, थीटा माइनस अल्फा है ना, उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, है ना, क्योंकि ये पूरा थीटा एंगल है, इतना हटा दिया तो थीटा माइनस अल्फा बचा। ओके, तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब यहां पर हम कुछ केस देखने वाले हैं, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, चीजें क्लियर हो रही है ना, है ना। चलो स्पेशल केसेस में हम क्या देखें, देखो हमने सबसे पहले देखा था रिजल्टेंट जो आ रहा था वो आ रहा था ए और बी का रिजल्टेंट क्या आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। केसेस में हम क्या देखेंगे, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल भी बोल सकते हैं, है ना, पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा, देखो कॉस 0 कितना आएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहां से आर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला किसका है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, ए प्लस बी बच जाएगा, मतलब कि रिजल्टेंट इस केस में जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा ए प्लस बी। ठीक है, कब आएगा, जब दोनों वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हों,
दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो रिजल्टेंट उस केस में अपने को मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट आएगा यहां पर। दूसरा केस बनेगा यदि थीटा 90 डिग्री हो। थीटा यदि 90 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो यहां से रिजल्टेंट जो बनेगा वो कितना बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। मतलब कि रिजल्टेंट आर विल बी इक्वल्स टू रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कहां देखा आपने? एक स्क्वायर यदि आप बनाओ, स्क्वायर एक बनाओ, तो स्क्वायर ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, बताओ। यदि मैं इसको बी वेक्टर बोलूं, इसको ए वेक्टर बोलूं, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा इसका? ये जो डायगोनल है इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। और हम जानते हैं स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो वही तो है ये चीज। वेक्टर बहुत सिंपल चीज है, बस हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तीसरा केस होता है यदि थीटा जो है वो 180 डिग्री है। अच्छा, इस केस में क्या होंगे? दोनों वेक्टर, ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ठीक है, ये उसका केस है। जो तीसरा केस है ये है एंटी पैरेलल। ए वेक्टर, या फिर ऐसा लिखें, बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं दोनों वेक्टर। अब अपोजिट यदि हैं, मतलब कि यदि मैं कहूं कि ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर को इधर बनाना पड़ेगा अपोजिट, या एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं इसको, है ना? एंटी पैरेलल भी लिखा होता है कभी कभी। एंटी पैरेलल भी कभी कभी लिखा होता है। तो एंटी पैरेलल यदि हैं तो रिजल्टेंट जो लिखा जाएगा, अब थीटा 180 है, मतलब कि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहां पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा नहीं हो, -2ab लिख देंगे बस, क्योंकि कॉस थीटा की जगह -1 आ गया, माइनस को यहां पर लगा दिया। और ये जो है वो फॉर्मूला होता है किसका? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। मतलब कि ये आ जाएगा a माइनस बी। तो रिजल्टेंट को हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? a माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो रिजल्टेंट जो है वो एकदम मिनिमम होता है ना, मिनिमम। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम करना है तो उनको एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करवा दो। मैक्सिमम करना है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम डायरेक्शन में एक्ट करवा दो। सीधी सीधी बात है, स्पेन पर सेम डायरेक्शन में एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, एक 5 न्यूटन का लगाऊं तो 15 न्यूटन हो जाएगा, दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन लगाऊं तो दोनों एक दूसरे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये यहां पर स्पेशल केसेस थे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अभी हम कुछ और पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि यदि आप लिखें दो वेक्टर जो है ए और बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप लिख सकते हो क्या? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखोगे तो मीनिंग नहीं बदलेगा, रिजल्टेंट वही रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है।
एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, यदि आप इसको ऐसा लिखें, ए वेक्टर में आप जोड़ रहे हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में आप जोड़ दो किसको, सी वेक्टर को, तो जो रिजल्टेंट है वो नहीं बदलेगा। जो रिजल्टेंट इस केस में मिल रहा था वही रिजल्टेंट इस केस में भी मिलेगा, यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन था। अब यहां पर कुछ हम इसके सवाल करेंगे। अच्छा, एक चीज और रहेगी यहां पर, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन देखो, हमने क्या दिया था, ट्राइंगल देखा, हमने पैरेललोग्राम देखा, तो ये ट्राइंगल लॉ जो है और पॉलीगन पैरेललोग्राम लॉ जो है वो दो वेक्टर्स तक सीमित है, दो वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में बताता है। दो से ज्यादा वेक्टर्स यदि हों, उनका एडिशन हो रहा हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है इसका स्टेटमेंट, इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ पॉलीगन इन सेम ऑर्डर। पॉलीगन की साइड को यदि हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, देखो यहां पर ऑर्डर में ध्यान रखना, ऑर्डर में यहां पर सारे वेक्टर्स को सेट करना है, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर। उनका जो रिजल्टेंट है वो इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड बताएगी, जिसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है। कैसे करना है बात को समझो। मान लेते हैं अपने पास एक पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर सेट कर रहे हैं, ए वेक्टर इधर रहा, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर इधर हो रहा है एक्ट, या फिर ऐसे करें, डी वेक्टर इधर है और ई वेक्टर इधर है। ठीक है, तो बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो किसी पॉइंट के आउट एक्ट कर रहे हैं। इन सबका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है कि सभी वेक्टर्स को पॉलीगन की साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। पॉलीगन की कितनी भी साइड, जितने वेक्टर उतनी साइड, उससे एक ज्यादा साइड, क्योंकि एक रिजल्टेंट की साइड ही बनेगी। हाँ, तो ए वेक्टर को एज इट इज बना दो, मैंने बनाया ए वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया डायग्राम। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अलग चीजें दिखती है ना, यहां से मैं जब देखता हूं तो क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है, या फिर एक बार और कोशिश कर लेता हूं। ठीक है, ये ए वेक्टर है ना, बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसी को ऐसा कैसा शिफ्ट कर दो यहां पर, तो ये बी वेक्टर मैंने बना दिया। सेम ऑर्डर में चलना है, ए बी, मतलब कि ए के हेड से बी का टेल होना चाहिए, बी के हेड से सी की टेल, सी कहां है, सी इधर है, तो इसको सीधा सीधा पैरेलल यहां पर ले आओ, तो ये मैं सी को ले आया, ये सी वेक्टर आ गया। ठीक है, सी के बाद डी, डी इधर आ रहा है, देखो इसको सीधा कर सीधा पैरेलली शिफ्ट करना है। देखो पैरेलली जब हम शिफ्ट करते हैं दो वेक्टर्स को, तो उनका रिजल्टेंट नहीं बदलता है, और कुछ मतलब वेक्टर बदलता ही नहीं है, पूरा का पूरा वेक्टर एज इट इज रहता है, पहले लिखा चुका हूं मैं। डी के बाद क्या, ई, ई ऐसा है तो इसको ऐसा कैसा ले जाओ, आप चाहो तो ई को यहां बना सकते हो, आप चाहो तो ई को यहां बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर, अच्छा ए की लेंथ थोड़ी सी छोटी है, इतना बड़ा नहीं है ना, चलो, तो मैंने ई को बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो तीसरा वेक्टर जो सभी कंप्लीट हो गए, इन सभी का जो रिजल्टेंट है इसकी क्लोजिंग साइड बताएगी। क्लोजिंग साइड मतलब कि ए को ई से मिला दो तो ये क्लोज कर देगी पॉलीगन को। ठीक है, ए को ई से मिला दो, क्लोज कर देगी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में मिलाना है। इसने क्या कहा, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि हेड से हेड टकरा जाएगा ई के। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन सब के। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, आर वेक्टर बराबर जो आएगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, जगह नहीं बची, प्लस ई वेक्टर।
ठीक है, और ये था अपने पास ए वेक्टर। ये पॉलीगन लॉ हो गया। ये किस कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो उनका एडिशन करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। अब कुछ सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। पॉइंट्स हालांकि मैं बता चुका हूं आपको। ये एंगल यदि 0 डिग्री है दो वेक्टर का तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। एंगल दोनों के बीच का 180 डिग्री है, मतलब कि एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल है तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा, ए माइनस भी होगा। ठीक है, और क्या है? वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, बता चुका हूं। एसोसिएटिव होता है, ये भी बता चुका हूं मैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी सवाल करने हमको। अब वेक्टर विल नॉट चेंज। वेक्टर कब नहीं बदलेगा बताओ? एक वेक्टर कब नहीं बदलेगा? इस रोटेटेड, आप वेक्टर को रोटेट कर दोगे मतलब दिशा ही बदल दिया आपने। अब दिशा बदल तो वेक्टर तो पूरा बदल जाएगा, गलत है। इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर। मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, जैसे फोर्स है 10 न्यूटन का, एक्स डायरेक्शन लग रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 न्यूटन हो गया ना, तो बदल गया, मैग्नीट्यूड बदल गया ना, तो ये तो गलत हो गया। पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इस क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर हमेशा बदल जाएगा। इस स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ, उसके पैरेलली उसको सरका दिया जाए। तो ए वेक्टर यहां पर था, उसको सरका दिया, इधर कर दिया बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर रहेगा बी वेक्टर के। पैरेलली सरकाने से कभी वेक्टर नहीं बदलता है, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आसान है सवाल। देखो अच्छे से पढ़ाई यदि करी है तो सारे सवाल आसान होंगे। चलो नेक्स्ट है, अरेंज द वेक्टर्स एडिशन सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैग्नीट्यूड जो हो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। देखो रिजल्टेंट जो लिखा जाता है दो वेक्टर्स का, वो लिखा जाता है क्या? आर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है आर, वो लिखा जाता है क्या? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही लिखा जाता है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट किस पर डिपेंड करता है? उनके बीच के एंगल पर। यदि दो वेक्टर को सेम रखा जाए, केवल उनके बीच का एंगल बदल लिया है, तो पूरा कहानी बदल जाती है। अब अपने को ये चार अपने को स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में वेक्टर्स के बीच का एंगल अलग अलग है, तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे छोटा पहले आएगा। तो देखो यहां पर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है? ए प्लस बी मैक्सिमम आता है। और मिनिमम कब आता है? जब दोनों एंटी पैरेलल हो, 180 डिग्री एंटी पैरेलल। देखो ये इसमें एंटी पैरेलल, मतलब इसमें ए माइनस भी आएगा, तो इसमें मिनिमम आएगा। तो सबसे पहले नंबर पे तो डी आ जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और सबसे लास्ट में ए आएगा। अब 60 और 120 में से कौन सा ले? देखो 0 से जब चलते हैं 180 डिग्री तक, तो 0 पे जो वैल्यू रहती है प्लस भी रहती है, और 180 पर ए माइनस भी रहती है वेक्टर्स रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का। जब 0 से 180 चलते चलते हैं तो क्या होता है? देखो ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अब यहां से इसको मैं ए वेक्टर बना रहा हूं, ये नीचे बी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। बी वेक्टर को घुमाते 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 हम इधर ले आएंगे तो मिनिमम पे पहुंच जाएगा, मतलब कि 0 से जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है रिजल्टेंट घटते जा रहा है। ठीक है, तो फिर किसका आएगा नंबर बताओ? 60 डिग्री पे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 180 पे थोड़ा कम मिलेगा। मतलब कि जो रिजल्टेंट मिलेगा 60 डिग्री पर वो ज्यादा होगा रिजल्टेंट एट 120 डिग्री। तो डी के बाद कौन सा आना चाहिए? डी के बाद आना चाहिए सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। डी सी बी ए, मतलब कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान था ये भी सवाल। चलो आगे सवाल देखेंगे। क्या है? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ए की वैल्यू 5 है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 5 है। मेक्स एन एंगल 120 डिग्री बिटवीन, उनके दोनों के बीच का एंगल 120 है। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आर बराबर कितना हो जाएगा बताओ? सीधा सीधा सवाल है रिजल्ट बिट, 5 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहां पर कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां पर? रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस 25 2 जा 50
और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? cos 120 मतलब कि cos 90 प्लस 30 मतलब कि माइनस साइन 30 मतलब कि -1/2। ठीक है, तो -1/2, तो ये 25 बार कैंसिल आउट कर देगा, तो -25 प्लस 25 कट जाएगा, बच जाएगा रूट में 25, आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये भी कौन सा कठिन सवाल था बताओ, आसान था। चलो एक और देखेंगे, द यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर। इस वेक्टर के अलोंग अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर हमने क्या बताया था, कोई भी वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को ही हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ए कैप यदि अपने को चाहिए तो उस वेक्टर में से डिवाइड कर दो क्या, उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो वेक्टर अपने पास कितना है, 6i कैप माइनस 8j कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, इसका मतलब है ए जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, 6i में और -8j में। i और j, x और y दोनों परपेंडिकुलर है। अब दो परपेंडिकुलर एक्सेस होती हैं तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे ही लिखते हैं ना, i और j परपेंडिकुलर होते हैं। तो 6 और 8, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और यदि यहां पर जेड भी के कैप भी लगा होता तो फिर हम ऐसे ही और कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देते, क्योंकि आई जे और के तीनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे लिखा जाता है? ठीक है, तो 6i माइनस 8j डिवाइडेड बाय, देखो 36 और 8 64, 64 और 36 100 होता है, 100 का इसका रूट 10 होगा, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो ए कैप जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 0.6i कैप एंड माइनस 0.8 जे कैप। जमी बात की नहीं जमी, देखो 0.6i कैप माइनस 0.8 जे कैप, ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए एक और सवाल है, इफ ए कैप, अब यहां पर देखो ए कैप दिया है, कितना दिया है, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर दिया है कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप और डिवाइड बाय 5, देन ए कैप, ए के बारे में बताना है क्या है। तो ये तो वेक्टर है और ये हमको पता है ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, 5 इसका रिजल्टेंट है, क्या करें बताओ, कैसे निकालेंगे? जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है क्या है, कैसे पता चलेगा? इसका रिजल्टेंट 3i और 4j का रिजल्टेंट कितना है, मतलब ये जो कोई भी वेक्टर है आर, या फिर ऐसे लिखें ए वेक्टर, ए वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप होगा, है ना। यूनिट वेक्टर ही निकल रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर से निकालते हैं। तो एक वेक्टर का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो क्या, बताओ कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सॉरी 25, तो इसका 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, और फिर से उसको 5 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब कि ये एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। बात को समझना, यहां पर 3i कैप प्लस 4j कैप की जो वैल्यू आ रही है वो 5a कैप आ रही है, 5 को मैंने इधर भेज दिया। अब इसका रिजल्टेंट 5 है, 5 जो है वो 5a के बराबर, समझना 5 जो है 5a के बराबर है, ए कैप की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मैग्नीट्यूड यदि देखा जाए तो ये यूनिट वेक्टर बन रहा है ना, तो ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात को समझ, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। यहां पर अपने को ये वेक्टर दिया गया ए कैप जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, 3i कैप 4j कैप डिवाइड बाय 5, तो इसका खुद का जो रिजल्टेंट है वो 5 है, सॉरी मैग्नीट्यूड 5 है, और कुछ डायरेक्शन होगी इसकी, और उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो केवल क्या बची, डायरेक्शन बची। तो डायरेक्शन यदि बची है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो वो यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर अपना आंसर आ जाएगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में यहां पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल देख रहे हैं।
टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड बराबर, मतलब कि उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ए बराबर बी हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है। एंगल दिया उनके बीच का 60, अपने को बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड मतलब कि यदि हम आर वेक्टर को मान लें क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सवाल आसान है बस लैंग्वेज अलग है। दोनों तरफ मोड लगा दूं तो मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर लिख सकता हूं क्या, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब क्या निकालना है, इनके रिजल्टेंट का ही तो मैग्नीट्यूड निकालना है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड पर रिजल्टेंट, जिसको हम लिखते हैं किससे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। बताओ आसान है क्या, बहुत आसान है। ए की वैल्यू है, अच्छा ए और बी दोनों बराबर है तो ए स्क्वायर कर दो, इसको भी ए स्क्वायर कर दो, प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा और cos 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये हो गया cos 60 1/2 होता है तो 2 से 2 कट गया, 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो √3a स्क्वायर, मतलब कि a √3 इसको बोल सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा, √3 बचा तो √3a, मतलब कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कठिनाई थी इस सवाल में, ये भी बहुत ही आसान सवाल था, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो गया हो क्या है ये, है ना, ये रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट, मोड लग गया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें। चलिए, तो ये अपने आज के लेक्चर का आखिरी सवाल था, यहाँ पर आपका वेक्टर एडिशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन करेंगे और उसके साथ वेक्टर प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम इसके बाद 2 लेक्चर और रहेंगे वेक्टर के, इसमें हम पूरा एंड कर देंगे वेक्टर को। ध्यान रखना, वेक्टर का एप्लीकेशन वाला पार्ट अच्छा खासा है पूरी फिजिक्स में, इसकी जरूरत दूसरे चैप्टर्स में पड़ती है, इसलिए बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए वेक्टर के, और मैंने कोशिश की है एकदम बेसिक लेवल से आपको समझाने की, और समझाया भी है ना। तो जिसको कुछ नहीं आ रहा होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा, और जो सवाल मैंने करवाए वो भी बेसिक लेवल के हैं, अच्छे लेवल के भी सवाल हैं, है ना। इनकी जरूरत पड़ेगी आपको अलग अलग चैप्टर्स में, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो चीजें जरूरी थी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय। एक ऐसा बैच जो उन बच्चों के लिए है जो ये सोचकर नीट की तैयारी छोड़ चुके हैं कि फिजिक्स उनके बस का नहीं है, चाहे जो हो जाए, दुनिया में कयामत क्यों ना आ जाए, फिजिक्स हमसे बनने वाली नहीं है। या फिर वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट है कि फिजिक्स जो है वो प्रॉब्लम करेगी, तो उनके लिए ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस बैच में हम चीजों को एकदम जीरो, मैं तो कहता हूं एकदम नेगेटिव लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे जहां आपको जाने की जरूरत है। तो हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज आपको यहाँ पर समझने वाली है, और एक डिफरेंट अप्रोच के साथ फिजिक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि यदि आपने थ्रू आउट द ईयर मुझे फॉलो किया तो नीट 2026 में फिजिक्स आपको नहीं रोक सकती है। जो फिजिक्स आपका डर थी वही नीट 2026 में आपका हथियार बन के जाएगी, आपका एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा फिजिक्स, कभी नेगेटिव पॉइंट नहीं बनेगा जो आप नीट 2025 में करके बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो फिजिक्स में नेगेटिव मार्क्स की वजह से कट गए, तो ये आपके साथ नहीं होने वाला है। बहुत अलग लेवल से हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, बहुत डिफरेंट अप्रोच रहेगा, और ऐसा अप्रोच कि हर एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी फिजिक्स बड़ी आसानी से बड़े एडवांस लेवल तक की समझ में आए। क्वेश्चन अप्रोच रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करने हैं, और सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के साथ साथ हम मेंटली भी प्रिपेयर रहेंगे कि जो नीट 2025 में हुआ है आपके साथ, एकदम आप डर गए हो, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे इस बैच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये, और सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल उतना ही पार्ट परचेज करना है इस बैच का जितना आपको रिक्वायरमेंट है। किसी बच्चे को ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आती है तो ऑप्टिक्स वाला मॉड्यूल परचेज करेगा वो, किसी बच्चे को मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे को काइनेमेटिक्स में इशू आता है, किसी बच्चे को मैकेनिक्स में इशू आता है, तो जिस पोर्शन में इशू आ रहा है आपको केवल उतना ही पोर्शन आपको परचेस करने की जरूरत है। आपको पूरा कोर्स, पूरे 32 के 32 चैप्टर का एक कोर्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर हमने इस पूरे कोर्स को 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, पूरी फिजिक्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है,
10 पार्ट्स में से आपको लगता है कि मेरा ये पार्ट कमजोर है, तो आपको केवल उतना पार्ट परचेस करके उस पर स्टडी करनी है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे के पूरे पार्ट परचेस करें, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बहुत बेयर मिनिमम इसकी कॉस्ट है। तो बच्चों तैयार रहिए इस बैच के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बहुत रिवोल्यूशनरी बैच है। नीट 2026 में जब आप पेपर देने बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ वो बैच कितने काम का था और कितनी हेल्प हमारी नीट 2026 में इस बैच ने करी है। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें हैं, डीपीएस नोट्स वगैरह, वो सारी की सारी चीजें इस बैच में मिलेंगी आपको। ठीक है बच्चों,